हेलो गाइस, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़े ग्राम समाज एवं विकास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अपन के यूपी लेखपाल में ग्राम समाज एवं विकास से 25 प्रश्न आएंगे, जिसमें से हमने 12 अपनी जो प्रश्नावली थी उसको कंप्लीट कर लिया है और उसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा उस चैप्टर का नाम है लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन। लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन सबसे इम्पोर्टेंट, और जो आपके जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उसके नाम से ही ये चैप्टर जुड़ा हुआ है, तो इसके क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा ज़्यादा बनी रहती है कि एक दो प्रश्न तो इससे कंपलसरी आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। तो आइए अपना लास्ट चैप्टर लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन अर्थात चैप्टर नंबर 13 जो कि लास्ट चैप्टर होगा उसको शुरू करते हैं। तो लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन चैप्टर का नाम है। इसके तहत हम लोग राजस्व विभाग और राजस्व परिषद, चकबंदी लेखपाल, इन सब जैसे टॉपिक को विस्तार से पढ़ते हैं। तो बात करते हैं राजस्व विभाग की। तो राजस्व प्रशासन में जो हमारा प्रशासन होता है, जो पूरा एक सिस्टम होता है जो कार्य करता है, ठीक है ना, जो एक प्रशासन की पूरी बॉडी होती है, कार्य करती होती है, उसमें राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अर्थात प्रशासन का एक अंग है, प्रशासन का एक अंग है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्कूल होता है तो उसमें मैनेजमेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, तो उसी प्रकार से प्रशासन भी पूरा एक स्कूल है और जो राजस्व विभाग है उसका एक अंग है। ठीक है। यह एक विशेष प्रशासनिक तंत्र है जिसमें विभिन्न अधिकारी तंत्र शामिल होते हैं, जो राज्य के ग्राम स्तर से शीर्ष स्तर तक राजस्व से संबंधित कार्यों को देखता है। राजस्व मतलब कि जो भी कलेक्शन का अपना डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि पानी हो गया, पनिकड़ हो गया, ठीक है ना, जमीन का हो गया, टैक्स वैक्स का जो भी हो गया, वह ग्राम स्तर से लेकर जिले स्तर तक जितने भी टैक्स वसूली का जो भी पैसे वैसे कमाने का जरिया होता है, पनिकड़ वनिकड़ जो भी वहाँ पे लगाए जाते हैं, वो सारा कामकाज राजस्व विभाग देखता है। आपसे पूछेगा कि राजस्व विभाग किस स्तर पे काम करता है, तो वह ग्राम स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक राजस्व से संबंधित जो भी पैसा कलेक्शन का काम होता है, राजस्व से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वह राजस्व विभाग द्वारा देखा जाता है। और जो राजस्व विभाग है यह एक राजस्व प्रशासन का एक अंग होता है कि प्रशासन के बॉडी में राजस्व विभाग एक काम करता है जिसका कार्य होता है कि ग्राम स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक यानी कि जिले स्तर तक जो भी राजस्व वसूली का कार्य होता है राजस्व विभाग द्वारा देखा जाता है। जैसे कि स्टाम्प पेपर ऊपर आप लोग देखते होंगे कि मिलता है। राजस्व प्रशासन अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष करों के अन्य करों को वसूलता है। मैंने बताया ना कि पैसा कलेक्शन का इसका काम होता है। कर मतलब होता है कि जो भी उसके ऊपर कर लगाया गया है, पैसा वसूली का काम, तो यह प्रत्यक्ष भी करता है और अप्रत्यक्ष भी करता है। प्रत्यक्ष मतलब कि आपसे बोलेगा कि आपका इतना पैसा हुआ, आप जमा करिए, और अप्रत्यक्ष का मतलब कि दूसरे माध्यम से पैसा आपकी वसूली होगी। ठीक है। जो ग्रामीण विकास में प्रासंगिक भूमिका निभाता है कि उस पैसे से गाँव का विकास, गांव का एक सर्वांगीण विकास होता है, और गांव के विकास में जो राजस्व विभाग है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। जब राजस्व विभाग पैसा कलेक्ट करके लाएगा तो उसको गांव के सर्वांगीण विकास में वो सहायता करेगा। राज्य का प्रमुख राजस्व प्रशासन इकाई राजस्व विभाग होता है। राज्य का प्रमुख राजस्व प्रशासन, जैसे कि हम एक राज्य को प्रशासन बोले कि इस राज्य का प्रशासन यह है, तो जो राजस्व विभाग है उसकी एक इकाई है, ठीक है ना, कि उसके तहत उसका एक अंग बन के यह कार्य करता है। अब बात करते हैं राजस्व परिषद की। ठीक है ना। अभी हमने राजस्व विभाग देखा, बात करते हैं राजस्व परिषद की। यह राज्य में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। मालगुजारी मतलब कि जो भी वहां का पैसा लगता है, जैसे मैंने बोला ना कि मालगुजारी इसकी देनी पड़ेगी। आप जो सरकार की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बदले में आपको सरकार को पैसा देना पड़ेगा, तो यह पैसा राजस्व विभाग द्वारा आपसे वसूला जाता है। जैसे गाँव में अमीन टाइप के लोग आते हैं ना कि अमीन लेके आए, काफ़ी कम होता है, जो इसकी दरें होती हैं वह काफ़ी कम होती हैं, ज़्यादा पैसा इसमें नहीं देना पड़ता है। यह राजस्व प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है। आपसे पूछेगा कि राजस्व प्रशासन में मालगुजारी एकत्रित की जाती है, यह राजस्व परिषद द्वारा, जो कि राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, यह वसूली की जाती है। वर्ष 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। जो राजस्व परिषद है, टैक्स कलेक्शन है, यह अंग्रेजों के शासन में ही यानी कि 1831 में ही इसकी स्थापना हुई थी, आज के प्रयागराज में, और पूर्व नाम इलाहाबाद में।
आपसे पूछेगा कि राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1831 में। कौन से स्थान पे हुई थी, आज के प्रयागराज में। ठीक है, यह राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। जो भी राजस्व विभाग के जो भी कार्य होते हैं वह राजस्व विभाग में ही होते हैं और उसके परिषद में होते हैं। इसके द्वारा दिए गए निर्णय उच्च न्यायालयों की भांति सभी राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, कि जो भी इसके द्वारा राजस्व परिषद के द्वारा जो भी निर्णय राजस्व के मामले में लिए जाते हैं यह सबके ऊपर बाध्यकारी होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय, कोई कानून दे दिया, कोई किसी भी कानून की व्याख्या कर दिया तो सभी हाई कोर्ट पर लागू होते हैं। उसी प्रकार से राजस्व परिषद के सभी नियम और कानून सभी राजस्व विभाग पर लागू होते हैं। इस परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके अंतर्गत होती है या फिर कौन करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। इसके सदस्य प्रायः कमिश्नरों में से ही नियुक्त होते हैं। जो कमिश्नर रैंक के अधिकारी होते हैं वह राजस्व परिषद में एज कर्मचारी, एज नौकरशाह नियुक्त होते हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है वह राज्य सरकार करती है। आपसे पूछेगा कि राजस्व परिषद जो है, राजस्व परिषद का फैसला सबके ऊपर बाध्यकारी होता है, अर्थात राजस्व परिषद के फैसले को सबको मानना होता है। और राजस्व परिषद जो एक संस्था है, राजस्व परिषद जो एक संस्था है, इसके कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है यह राज्य सरकार करती है। यह राज्य कोई सा भी भारत का राज्य हो सकता है, ठीक है ना। और प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो राजस्व परिषद के अधिकारी होते हैं वह कमिश्नरेट यानी कि IAS-PCS रैंक के अधिकारी के बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्व परिषद के कार्य। राजस्व परिषद के दो प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे कि जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं ना, जिनको हम कमिश्नर बोलते हैं, उसी रैंक के प्राय अधिकारी ये सब होते हैं। राजस्व परिषद के दो प्रमुख कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य, जो भी एक प्रशासन का कार्य होता है राजस्व के अंतर्गत वह कार्य लोग करते हैं। दूसरा न्यायिक कार्य भी होता है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों में बंदोबस्त माल गुजारी, जो कि एक बंदोबस्त प्रथा होती है जमीन के ऊपर कर लेने की, भू अभिलेखों का रख रखाव कि कौन सी जमीन किसके नाम पे है, ठीक है ना, यह जमीन किसके नाम पे है, इनके पिताजी की डेथ हो गई तो भाइयों में किस प्रकार से बंटवारा होगा। तो जमीन का जो भी लेखा जोखा होता है कि राज्य की जमीन कितनी है, उस ग्राम पंचायत की जमीन कितनी है, किसी व्यक्ति की जमीन कितनी है, बंजर जमीन कितनी है, सरकार की जमीन कितनी है, इस प्रकार का जो भी डेटा होता है, जो भी रख रखाव होता है, यह भी राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। इसको हम भू अभिलेखों का रख रखाव बोलते हैं। भू मतलब होता है जमीन, अभिलेखों मतलब होता है कि जो भी इसके कागज पत्र, जो भी इसके डॉक्यूमेंट होते हैं, इसका रख रखाव। बंदोबस्त माल गुजारी, बंदोबस्त का नाम आप लोगों ने ब्रिटिश काल में भी सुना होगा, जब हम लोगों ने पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग का समय हम लोग जब देख रहे थे, ठीक है ना, 1700 यानी कि 1700 के उत्तरार्ध, जब 1700 खत्म होने वाला था, 1800 शुरू होने वाला था, तो उस प्रकार से बंदोबस्त नामक एक चीज हम देखे थे। वह भी प्राय जमीन के ऊपर टैक्स वसूलने, कर वसूलने के अंतर्गत ही इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो उससे भी जोड़ के आप यहाँ पर बंदोबस्त मालगुजारी को समझ सकते हैं कि बंदोबस्त मालगुजारी का मतलब कहीं ना कहीं टैक्स वसूलने का एक साधन ही होता है। और राजस्व परिषद के अंतर्गत भू अभिलेखों, जो वहाँ पर भू अभिलेख का रख रखाव है, यानी कि जमीन से जुड़े हुए सभी कागज पत्र का रख रखाव भी राजस्व परिषद द्वारा किया जाता है। भूमि अर्जन तथा अन्य देयों की वसूली, ये हमने सपोज करिए कि सरकार की कोई योजना चल रही है, उसके अंतर्गत सरकार द्वारा किसी भी भूमि का अधिग्रहण हुआ है तो कितना उसको पैसा देना है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट की हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है, इन सब का जो भी कार्यकार होता है यह भी राजस्व परिषद के द्वारा ही होता है। वसूली आदि आते हैं। जबकि न्यायिक कार्यों में अपीलीय, निगरानी तथा पुनर्वलोकन, यदि कुछ भी इस विभाग के अंतर्गत कोई नियम बना, कानून बना, तो उसका पुनर्वलोकन कि क्या ये सही है, गलत है, इस प्रकार की न्यायिक शक्ति भी राजस्व परिषद के हाथ में होती है। तो राजस्व परिषद एक प्रमुख बॉडी होती है सरकार की। वर्ष 1947-48 में इसकी स्थापना 1831 में हुई थी, आज के प्रयागराज में, पूर्व नाम इलाहाबाद, यह आपको याद होना चाहिए। तो वर्ष 1947-48 यह वही समय है जब देश आजाद हुआ था। में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। पहले जब 1831 के बाद इस परिषद की स्थापना हुई थी तो इसके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों का न्यायिक और प्रशासनिक
दोनों डिपार्टमेंट इसी के पास होता था। लेकिन जब अंग्रेजों की दास्ता से देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब भारत आज़ाद हो गया, जब इसका एक आइन बनकर तैयार हुआ या फिर आइन बनना स्टार्ट हुआ, तो उसमें यह तय किया गया कि जो राजस्व परिषद है इसके कार्यों का थोड़ा सा बंटवारा कर दिया जाए, कि जो इसके प्रशासनिक बॉडी के कार्य हैं, जैसे कि मालगुजारी हो गया, बंदोबस्त मालगुजारी हो गया, भू अभिलेखों का रख रखाव हो गया, ठीक है ना, और कोई जमीन का अर्जन हुआ है तो कितना पैसा लेना देना है उसका रख रखाव हो गया, और कोई न्यायिक या फिर कोई नियम कानून जमीन पे, जो भी गांव की जमीन है उसके ऊपर यदि कोई नियम कानून बन रहा है तो उसका पुनर्वलोकन, यानी कि जो शासनिक कार्य है और जो न्यायिक कार्य है इन दोनों का बंटवारा कर दिया जाए। 1947-48 में एक ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ। तथा प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय, जो भी राजस्व परिषद के जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे, ठीक है ना, जैसे कि मालगुजारी हो गया, ये सब जो कार्य होंगे इसका जो मुख्यालय होगा वह आज के उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, तथा न्यायिक कार्यों का मुख्यालय इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज बना दिया गया। प्रयागराज को आप एक चीज़ से और इसको याद कर सकते हैं कि जो भी राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी 1831 में भी, यह प्रयागराज में ही हुई थी, ठीक है ना, और न्यायिक कार्यों का मुख्यालय आज भी प्रयागराज ही है। लेकिन प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय, प्रशासन कहाँ से कंट्रोल होता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राजस्व परिषद का। बात करते हैं राजस्व परिषद का संगठन। राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, एक सबसे पहले जो ये बॉडी है, जो ये सिस्टम है, उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं, वो सबसे प्रमुख पद होता है, तथा 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं तथा 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। कि जो प्रशासनिक कार्य को देखने के लिए अध्यक्ष के साथ 2 प्रशासनिक मेंबर होते हैं तथा 7 न्यायिक सदस्य भी होते हैं। इस परिषद के अंतर्गत ही मंडलायुक्त, देखो मंडल जो होता है वह एक क्षेत्र होता है, उसको मंडल बोलते हैं, कुछ क्षेत्र को सम्मिलित करके बोल देते हैं कि यह एक मंडल है। और मंडल में सामान्यतः 3-4 जिले आते हैं, जैसे हम लोगों ने मिर्जापुर मंडल देखा था, हाँ, बनारस मंडल देखा था, आगरा मंडल देखा था, तो एक जिले की बात वहाँ पर नहीं होती, 3-4 जिलों को मिलाकर एक मंडल बनाया जाता है। तथा जिलाधिकारी, जिलाधिकारी का मतलब कि एक जिले का अधिकारी, उसे जिलाधिकारी बोलते हैं। तथा समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। देखिए यहाँ पर राजस्व परिषद, टैक्स वसूली, मालगुजारी, भू अभिलेख का नियंत्रण, इस तरीके की बात चल रही है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कभी कभी जिलाधिकारी को कलेक्टर शब्द से भी बुलाया जाता है कि कलेक्ट्रेट, कलेक्टर। तो जो कलेक्टर शब्द है यह एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि कलेक्टर शब्द जो होता था ब्रिटिश काल में, जो टैक्स वसूली, जो रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे जिले का प्रमुख अधिकारी होता था, उसको कलेक्टर बोलते थे, ठीक है ना। अब कलेक्टर की कोई प्रासंगिकता हमारे देश में नहीं रह गई है। हमारे जो भी एक प्रशासनिक सिस्टम है उसमें कलेक्टर शब्द की प्रासंगिकता कुछ खास नहीं है। लेकिन जब अंग्रेजों का समय था तो उस समय कलेक्टर शब्द, यानी कि कलेक्टर जिस अधिकारी को बोलते थे वह रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे प्रमुख जिले का अधिकारी होता था, ठीक है ना। और उसको इसलिए इतना लोग सम्मान देते थे, उससे डरते थे, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी समस्या जो थी वह कर देने की ही थी, कि कर लेने वाला जब सबसे बड़ा अधिकारी आ गया तो उससे लोग डरते थे, अब तो कर देना पड़ेगा, इसलिए बोलते थे कलेक्टर हो क्या, मतलब कलेक्टर यदि आ गया तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, उसका एक खौफ रहता था, ठीक है। तो कलेक्टर जो होता था वह टैक्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था जिले में, तो उसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तथा समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। मंडलायुक्त के सहायतार्थ मतलब कि उसकी सहायता करने के लिए अपर मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारी। मंडलायुक्त की सहायता करने के लिए एक उसका हेल्पर टाइप का, यानी कि सहायता करने के लिए अपर मंडलायुक्त, तथा जिलाधिकारी के सहायतार्थ ऊपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। देखिए जो लेखपाल होते हैं यह कहीं न कहीं राजस्व विभाग के ही अधिकारी होते हैं, और राजस्व विभाग की सबसे छोटी पोस्ट होती है, और उसके पहले जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल। यह एक श्रेणी है राजस्व वसूली की, ठीक है ना। ये कहीं न कहीं अपने आप में एक रेवेन्यू अधिकारी होते हैं। जिलाधिकारी को रेवेन्यू अधिकारी भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ उसके और भी प्रशासनिक कार्य होते हैं।
अब बात करते हैं राजस्व परिषद के प्रमुख अनुभाग। लखनऊ में स्थित प्रशासनिक कार्यालय, मैंने बोला था ना कि लखनऊ में राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय है और प्रयागराज में इसका न्यायिक कार्यालय है। 1947-48 देश की आज़ादी के बाद राजस्व परिषद के जो कार्य थे इनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों के समय राजस्व परिषद के ऐसा कोई विभाजन नहीं था। ठीक है ना। प्रशासनिक कार्यालय राजस्व परिषद में कुल 19 अनुभाग तथा 14 प्रकोष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद प्रयागराज के कार्यालय में 2 अनुभाग मतलब डिपार्टमेंट या फिर ऑफिस आप इसको बोल सकते हैं। ऐसा कोई कितने ऑफिस हैं ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पूछ सकता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, किस रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, क्या राजस्व परिषद के अधिकारी लेखपाल होते हैं। इस प्रकार का सिस्टम से पूछ सकता है कि प्रशासनिक कार्यालय राजस्व परिषद का कहाँ पर है, ठीक है, इलाहाबाद में है कि लखनऊ में है कि दिल्ली में है या आगरे में है, इस प्रकार का पूछ सकता है। न्यायिक कार्यालय कहाँ पर है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। राजस्व अनुभाग एक जमींदारी उन्मूलन, भूमि व्यवस्था को लागू करना तथा राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य आज करता है। जो राजस्व अनुभाग होता है जमींदारी उन्मूलन, ये पहले जो जमींदारी प्रथा थी, उन्मूलन मतलब कम करना, उसको घटाना। जैसे मैं बोलूं कि इस चीज़ का हमें उन्मूलन करना है, अर्थात उसको कम करना है, उसको खत्म करना है, उसको घटाना है। तो जो जमींदारी एक सिस्टम था कि क्षेत्र की सारी जमीन एक व्यक्ति के पास होती थी, जिसे लोग सामान्यतः जमींदार बोलते थे, और वहीं किसानों को जमीन देता था और उनसे जो था वह कर लेता था, और वह कर फिर अंग्रेजों को या फिर मुगल सरकार मतलब जो भी गवर्नमेंट बॉडी होती थी उसको वह देता था। तो उसका जमींदारी को उन्मूलन करने यानी कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने, उसको कम करने में तो राजस्व विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात करते हैं भूमि व्यवस्था। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भैया अब की बार पैसा आया है कि भूमि को सही करना है, जो बंजर जमीन है उसको सही करना है, गाँव में तालाब खुदवाने हैं, ठीक है ना, ग्राम पंचायत की जमीन है, इस पर सरकार का स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। इस प्रकार की जो भी भूमि की व्यवस्था होती है उसका रख रखाव होता है, यह भी राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। तथा राजस्व ग्रामों के सृजन, जैसे कि राजस्व ग्रामों, कोई नया गांव बनाना हो, उसको फला फूला करना हो, उसको और अच्छा उसको समृद्ध बनाना हो, तो यह भी इसी डिपार्टमेंट का काम होता है। अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। और आप जो लेखपाल बनेंगे आप भी राजस्व विभाग के ही कर्मचारी होंगे। यह सबसे शुरुआत की पोस्ट होती है जहां से राजस्व विभाग बिल्कुल जमीनी के स्तर से शुरू होता है। बात करते हैं राजस्व अनुभाग 2 वृक्षारोपण कार्यक्रम। ऊसर मतलब कि ऐसी जमीन जहां पर कुछ भी उत्पादन नहीं होता। तो बंजर भूमि का मतलब कि जहां पर कई वर्षों से, कई दशक से या फिर 100 से अधिक वर्षों से वहां पर जुताई ही नहीं हुई है या फिर उपजाऊ जमीन नहीं है। वह भूमि का आवंटन, जैसे लोग बोलते हैं ना कि इनको पट्टा मिला है सरकार द्वारा, ये भूमिहीन है तो इनको जमीन मिली है, इस प्रकार का आवंटन भी राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। हाट बाजार, जैसे कि गांव में मेले वेले वहाँ पे लगाए जाते हैं, जैसे कि सब्जी की दुकान हो गई, तो उसका कलेक्शन किस प्रकार से होगा। तालाब हो गया, पोखरा हो गया, आदि से होने वाले आज, जैसे लोग बोलते हैं ना कि इस हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है, इसकी नीलामी होगी कि 1 लाख 2 लाख 5 साल के लिए, तो जो ऐसा पैसा एकत्रित होगा यह कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है। ग्राम सभा की आवंटित भूमि, जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायतों में 10 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की है, ग्राम पंचायत की है, तो उसके ऊपर भी बोली लगाई जाती है कि 1 साल के लिए यह 10 एकड़ जमीन आपको खेती करने के लिए दिया जाता है और इसकी कीमत होगी 1 लाख रुपए। तो इसका भी जो भी आय व्यय जो भी होता है, जो भी पैसा मिलता है, जो भी खर्च होता है, वह सारा कुछ राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है। राजस्व विभाग अनुभाग 3, यह राजस्व शाखा के सभी अनुभागों के अनुष्ठान से संबंधित कार्य करता है, यानी कि यह सभी डिपार्टमेंट को देखता है। राजस्व अनुभाग 4 जिले के भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण, ठीक है ना। इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि जिले के भू अभिलेखों, जो भी भूमि का अभिलेख है, जैसे आप लोग मोबाइल पे सर्च मारते हैं ना कि फलाना गांव, फलाना जिला, फलाने व्यक्ति की ज़मीन कितनी है, खसरा खतौनी किस नाम से है, ठीक है ना। तो इसका जो भी कंप्यूटरीकरण हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर में से भी डेटा को अपलोड कराया जा रहा है, इसका आधुनिकीकरण हो रहा है, यह राजस्व विभाग अनुभाग 4 के अंतर्गत आता है। का कार्य IAS तथा PCS अधिकारियों के सृजन का कार्य भी यह राजस्व विभाग अनुभाग 4 में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेखपाल प्रशिक्षण। जो लेखपालों का प्रशिक्षण होता है, जो उनको नॉलेज दिया जाता है कि किस प्रकार से आपको ग्राम पंचायत में कार्य करने हैं।
स्थापना विषय कार्य तथा वित्त आयोग की सूचना उपलब्ध करने, यानी कि वित्त आयोग यदि आपसे कोई सूचना मांग रहा है कि हमें भैया गांव को पैसे भेजने हैं, कुछ योजना बनानी है, कितना आपका कलेक्शन है, क्या है, यानी कि पैसे का जो भी ब्यौरा है यदि वित्त आयोग मांगेगा तो राजस्व विभाग अनुभाग 4 के अंतर्गत उनको देना पड़ेगा। राजस्व विभाग अनुभाग 5, ये देखिए ये एक शेड्यूल है कि पहले पार्ट में इतने काम होंगे, दूसरे पार्ट में इतने काम होंगे, तीसरे पार्ट में इतने काम होंगे, चौथे पार्ट में इतने काम होंगे। तो इस प्रकार से इसको शेड्यूल में विभाजित कर दिया गया है। इसके प्रमुख कार्य हैं प्रदेश में नए मंडल, जनपद, तहसील के सृजन संबंधित, इनमें भवन निर्माण से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद संबंधित, अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा करना। राजस्व विभाग अनुभाग 4 में जैसे कि हम बोलते थे ना कि एक जो है एक नया जिला बनाने की बात चल रही है, रायबरेली में एक नया जिला बनाने की, मतलब कि रायबरेली फिक्स नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बनाने की मांग चल रही है। किसी तहसील में कोई बिल्डिंग बनानी है, शायद तहसील की ही बिल्डिंग बनानी हो, एक तहसील में आबादी बहुत अधिक बढ़ गई हो, लोगों की मांग है कि सर एक तहसील और बना दी जाए, काम जल्दी नहीं होता वहाँ पे, ठीक है ना, नए मंडल का वहाँ पे सृजन करना हो, आबादी बढ़ रही है। तो ये सब जो कार्य होता है, ये सब जो कार्य होता है यह राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि 2 प्रदेश हैं, उनके बीच में कोई सीमा का विवाद चल रहा है, या फिर कोई जिला ऐसा है कि जिसकी सीमा किसी दूसरे देश से लग रही है, तो ऐसे विवादों का भी निपटारा राजस्व विभाग अनुभाग 5 में होता है। राजस्व विभाग अनुभाग 6, यह प्रदेश में राजस्व परिषद के नवीन पदों का सृजन, सदस्यों का कार्य, भू राजस्व के अभ्यर्पण, छूट तथा मालिकाना हक संबंधी कार्य देखता है। देखिए राजस्व विभाग अनुभाग 6 में क्या होता है कि राजस्व विभाग के अंतर्गत जो भी पद होते हैं, जैसे कि लेखपाल का ही पद हो गया, ठीक है ना, कि इसका सृजन करना कि कितना है कितना नहीं है, और सदस्यों का कार्य विभाजन कि राजस्व विभाग में जो मेंबर हैं वह कौन से कार्य करेंगे, अभी कौन से कार्य कर रहे हैं, किसकी पोस्टिंग होगी, किसका प्रमोशन होगा, कौन किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, यह राजस्व विभाग अनुभाग 6 में यह सब तय किया जाता है। छूट तथा मालिकाना हक कि इस काम में, यानी कि यह ठेका है, यह काम है, इस व्यक्ति को छूट मिलनी चाहिए, कि किसको छूट मिलनी चाहिए, इसका मालिकाना हक अर्थात इसका मालिक कौन है, इन सब बातों का जो तय होता है वह राजस्व विभाग अनुभाग 6 के अंतर्गत ही होता है। अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त, यदि कोई भूमि अतिरिक्त है तो उसको सरकार की भूमि मान लेते हैं। विस्थापित की सहायता, कोई जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में कोई बाढ़ आ गया, वहां पर निरंतर सालों से सूखा पड़ रहा है, वहां पर भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप आ गया, उस गांव को छोड़ के वहां के व्यक्ति दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनका पुनर्वास करवाना, अर्थात कि विस्थापित की सहायता करना। और पुनर्वास का मतलब दोस्तों क्या होता है कि फिर से उनको आवास देना, यानी कि फिर से उनको एक जिंदगी देना, एक घर देना, एक जगह देना, ऐसे कार्यों में भी राजस्व विभाग सहायता करता है। राजस्व विभाग 7, यह अनुभाग भू राजस्व, जैसे कि कोई क्षेत्र ऐसा है, जैसे कि हम जब बुंदेलखंड की बात कर रहे थे तो हमने वहां पढ़ा था कि पानी की समस्या खूब होती है, तो नहरों की वहां पर आवश्यकता निरंतर पड़ती है। और आगरा जो जिला है, जो आगरा मंडल है, यहाँ पर भी नहरों से खूब सिंचाई होती है। तो किस शहर में नहर की आवश्यकता है, कहाँ पर नहर की खुदाई होगी, नहर का रख रखाव कैसे होगा, उसकी सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाएगी, उसकी साफ सफाई कैसे होगी, यह राजस्व विभाग अनुभाग 7 के अंतर्गत आता है। तकावी देय तथा अन्य सरकारी देय की वसूली करता है, ठीक है ना, जो भी गवर्नमेंट के पैसे वैसे का आय व्यय होता है इसकी भी वसूली करता है। राजस्व विभाग अनुभाग 8, यह अनुभाग चकबंदी से संबंधित कार्य करता है। चकबंदी मतलब मैंने आपको पूरा चकबंदी का चैप्टर ही प्रॉपर तरीके से पढ़ाया था कि लोगों की यदि वितरित भूमि है, जैसे कि एक व्यक्ति की 5 एकड़ जमीन एक जगह पे है, 1 एकड़ जमीन 4 किलोमीटर दूर है, और किसी दूसरे व्यक्ति को यह बात मंजूर है कि इस 1 एकड़ भूमि को उसको दे दिया जाए, और उस 5 एकड़ वाले जो 5 एकड़ वाला व्यक्ति था वह उस 1 एकड़ देने के बदले में उसको 1 एकड़ अपने पास मिल जा रहा है। यदि इस प्रकार का कोई समन्वय बन जा रहा है तो उसको चकबंदी के माध्यम से सॉल्व कर देते हैं कि आपकी ज़मीन यहाँ पर आ गई और उनकी ज़मीन वहाँ पर हो गई, ठीक है ना। तो यह भी काम राजस्व विभाग अनुभाग 8 यानी कि शेड्यूल 8 के अंतर्गत ही होता है। अब बात करते हैं राजस्व विभाग 9, यह अनुभाग तहसीलदार, जो कि एक पीसीएस स्तर के अधिकारी होते हैं, तहसील के सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं राजस्व डिपार्टमेंट के। नायब तहसीलदार, कानून गो, ठीक है ना, ये सब भूमि मापन का कार्य करते हैं। यदि कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद हो गया तो कानून गो लेखपाल जाते हैं और भूमि का नाप करते हैं कि नहीं आपकी जमीन यहाँ तक है और आपकी जमीन यहाँ तक है। लेखपाल आदि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली,
कि आपके कार्य कैसे होंगे, आप किस प्रकार से सेवा देंगे, उसके लिए क्या नियम कानून बनाया जाएगा, और उसमें संशोधन यदि उनको लग रहा है कि नहीं लेखपाल के कार्यों को थोड़ा बदलना चाहिए, कानूनगो के कार्यों को थोड़ा बदलना चाहिए, तहसीलदार नायब तहसीलदार के कार्यों को थोड़ा बदलना चाहिए, तो उसमें संशोधन नियमावली भी राजस्व विभाग अनुभाग 9 के अंतर्गत किया जा सकता है। साथ ही कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज, ठीक है ना। दाखिल खारिज का मतलब कि जैसे आपने किसी से जमीन लिखवाया तो किस प्रकार से उसका खारिज दाखिल होगा। खारिज दाखिल का मतलब कि यह जमीन अब उसके नाम से आपके नाम पे हो गई। तो इस प्रकार का जो भी कार्य होता है यह राजस्व विभाग अनुभाग 9 के अंतर्गत होता है। अब बात करते हैं राजस्व विभाग अनुभाग 10, अपराधों से संबंधित शिकायत पत्र लेना। जैसे कि कोई किसी के जमीन पे कब्जा कर लिया है, तो ऐसे कोई अपराध कर रहा है तो उसको मतलब कि उसका एक पत्र लेना, उसका आवेदन स्वीकार करना। आपदा पीड़ितों की सहायता, जैसे मैंने बताया ना कि ओला पड़ गया, भूकंप आ गया, कोई बहुत तेज आंधी आ गई, फसल नुकसान हो गया, ठीक है ना। जैसे कोई नदी का कटाव ज़्यादा हो गया, नहर टूट गई, यदि इस प्रकार की कोई आपदा आ गई तो उससे भी यह निपटता है और उसके लिए अनुदान अर्थात पैसे की व्यवस्था करता है। बाढ़ नियंत्रण, किसी क्षेत्र में बाढ़ बहुत जल्दी जल्दी आता है तो कैसे कुछ एक वहाँ पर नाली टाइप का बनाया जाए, अच्छा सा बॉर्डर बनाया जाए कि बाढ़ पे नियंत्रित रहे। बिहार में बाढ़ की समस्या बहुत जटिल हो गई है। आपदा के कारण लगान की माफ़ी, यदि कोई लगान किसी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई तो वहाँ पर लगान को माफ़ी दे दो, वहाँ पर लगान मत लो, यह भी राजस्व अनुभाग 10 के अंतर्गत ही आता है। राजस्व अनुभाग 11, बाढ़ की वार्षिक समीक्षा कि कौन से क्षेत्र में बाढ़ आती है, कहां पर आने की संभावना है। दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ से होने वाली क्षति, कोई बाढ़ आ गई तो वहां पर कितनी क्षति हुई, ठीक है ना, यानी कि नुकसान का आकलन। मौसम एवं कृषि दशा से संबंधित पाक्षिक तथा अन्य रिपोर्टों का प्रशासन। दोस्तों पाक्षिक का मतलब क्या होता है कि एक महीने में 2 सूचनाएं इकट्ठा करना तथा सूखे के कारण हुई क्षति की सूचना संबंधित कार्य इसी अनुभाग के अंतर्गत आते हैं। इसको हमने विस्तार से देख लिया। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। राजस्व अनुभाग पार्ट 12, अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम कि किसी एक व्यक्ति के पास कितनी अधिकतम जोत सीमा अर्थात खेत यानी कि जमीन कितनी एक व्यक्ति के साथ अधिकतम हो सकती है। भू राजस्व अधिनियम का कार्यान्वयन कि जो भू राजस्व अधिनियम है उसका कार्य कैसे होगा। परिवार नियोजन संबंधी संपूर्ण कार्य, परिवार नियोजन किस प्रकार से गांव में चलाया जाएगा, कौन कौन सी योजनाएं चलेंगी, कौन कौन से मेडिसिन बांटे जाएंगे, ठीक है ना, कौन से ऐड चलाए जाएंगे, इसका संबंधित मतलब इससे संबंधित जो संपूर्ण विवरण है यह राजस्व अनुभाग 12 के अंतर्गत आता है। संपूर्ण कार्य, वार्षिक कार्य योजना का समन्वय, न्यायिक वादा का समन्वय कार्य आदि इसी अनुभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्व अनुभाग 13, रा अनुभाग भूमि अध्यारोपित अधिनियम संबंधित कार्य करता है, ठीक है ना, जो रा अनुभाग है। राजस्व अनुभाग 14, यह अनुभाग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो भारत का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है 1939, 1952, 1965 और 1972 के संचालन का कार्य यानी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, उन नियम और कानून को पालन करने अर्थात उसको संचालित करने का जो कार्य है वह राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ही आता है। और उसकी पूरी शेड्यूलिंग यानी कि जो भी उसका नियम कानून नियमावली जो उसकी रखी गई है वह अनुभाग 14 के अंतर्गत रखी गई है। कार्य सर्वेक्षण यानी कि सर्वेक्षण करना, कोई भी योजना कोई भी काम कहीं पर होने वाला है तो भूमि सही है कि नहीं उसका प्रॉपर तरीके से सर्वेक्षण करना। अभिलेख संबंधित कार्य यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है सर्वेक्षण के तहत। भू राजस्व यानी कि जमीन पर कर लेना बंदोबस्त, ठीक है ना, संबंधित कार्य भूदान एवं ग्राम दान संबंधित और भूदान संबंधी मतलब का जमीन का दान देना अपनी पंचायतों को, अपने जिले को, अपने प्रदेश को। मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल, जो आप लोग मैप पे अपने गांव का नक्शा देखते हैं, अपने ज़मीन का नक्शा देखते हैं, अपने घर का नक्शा देखते हैं, उसका रिकॉर्ड या और उसका पुनर्निरीक्षण करना कि ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की सारी चीज़ें हम राजस्व अनुभाग के अंतर्गत देखते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर राजस्व विभाग और राजस्व अनुभाग 1 से लेकर 14 तक और उसके कार्य और उसकी भूमिका और उसकी जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से हमने देख लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्व विभाग के अंतर्गत ही लेखपाल आता है और हमारा जो चैप्टर का नाम है लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन ही है और इसी चैप्टर के बेस पे आपका पेपर भी है। तो इस चैप्टर से प्रश्नों के आने की संभावना हमेशा ही अधिक बनी रहती है। तो आप लोग इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से ध्यान से पढ़ें और जो लोग हमारे चैनल पे भी नए आए हैं प्लीज़ रंकायन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो भी आप यहाँ पर PDF देख रहे हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए
अपने ही टेलीग्राम चैनल रैंकाइन एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए और सभी आने वाली परीक्षाएं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।